सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी कक्षा 9वीं हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ रीढ़ की हड्डी के शेष भाग को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के शेष भाग को। बच्चों, आप लोग पेज नंबर 33 पर ध्यान देंगे, मुझको सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 33 पर ध्यान दें। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के खान पान की बातों का समर्थन करते हुए कहता है कि उस जमाने में कचौड़ियाँ 2 पैसे की मिल जाती थीं। तब गोपाल प्रसाद कहता है, महोदय उस समय की दशा यह थी कि 4 पैसे में बहुत सी बालाई आ जाती थी। बालाई माने एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, यानी 4 पैसे में बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाने के सामान मिल जाते थे। और मैं अकेले ही 2 आने का हजम कर जाता था। 2 आने का खाद्य पदार्थ खरीदता था, खाने का सामान खरीदता था और उसे अकेले ही खा जाता था, उसको पचा लेता था। उस समय पाचन शक्ति भी ठीक होती थी। आज की तरह उस समय खेल की सुविधाएं भी नहीं थीं। आज के स्कूलों में तो अनेकों प्रकार के खेल कूद होते हैं, लेकिन उस समय न तो कोई वॉलीबॉल खेलता था, न टेनिस और न बैडमिंटन। कभी कभी हॉकी या क्रिकेट खेलते हुए कुछ लोग दिखाई देते थे, लेकिन किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप दोनों गोपाल प्रसाद की चापलूसी करते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की चापलूसी करता है, उसकी बातों का समर्थन करता है। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, शंकर भी ही करता है।
गोपाल प्रसाद अपने पढ़ने लिखने का आरोप दिखाते हैं कि वे एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास यानी 10वीं पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है तो शंकर ही करता रहता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिज समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का है? हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। रामस्वरूप बिजनेस की बात सुनकर घबरा जाता है। वह गोपाल प्रसाद से कहता है, पहले नाश्ता हो जाए, फिर बिजनेस की बात की जाएगी। रामस्वरूप नाश्ता लाने के लिए खड़ा होता है। गोपाल प्रसाद कहता है कि आप नाश्ते के लिए परेशान मत होइए। रामस्वरूप कहता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? यह तो मेरी किस्मत है कि आप जैसे मेहमान हमारे घर आए, वरना मैं किस लायक था। क्षमा कीजिएगा, अभी मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं, मकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, बैकबोन सीधी करने के लिए। तभी बाबू रामस्वरूप नाश्ता लेकर आ जाते हैं। वे हाथ में चाय की तस्तरी लिए हुए हैं। उस चाय की तस्तरी को मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है, आखिर आप नाश्ता ला ही दिए। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? रामस्वरूप प्याले में चाय को उड़ेलते हुए गोपाल प्रसाद से पूछता है कि आपको विदेशी चाय पसंद है कि देसी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका मैंने स्वाद। गोपाल प्रसाद कहता है, मुझे दूध का चाय चाहिए और उसमें चीनी अधिक होनी चाहिए। मुझे कम चीनी
वाला चाय पीने का फैशन बिल्कुल पसंद नहीं। चाय में चीनी कम होने से चाय का स्वाद खत्म हो जाता है, चाय में स्वाद ही नहीं आता। रामस्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है और कहता है आप बिल्कुल सही कहते हैं। वह उनके हाथ में चाय का प्याला पकड़ा देता है। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। शंकर खांसते हुए कहता है, सुनने में आया है कि सरकार ज़्यादा चीनी प्रयोग करने वाले लोगों के ऊपर टैक्स लगाने वाली है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए हुंकार भरता है, शंकर की बातों का समर्थन करता है और कहता है कि सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए तो इसकी कमाई खूब होगी। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछता है, कैसा टैक्स? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती का टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि महोदय, यह ऐसा टैक्स है, इस टैक्स को देते समय कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा, बशर्ते इस खूबसूरती पर टैक्स लगाने का अधिकार औरतों के ऊपर छोड़ दिया जाए। वह अपनी खूबसूरती के गुणवत्ता के अनुसार अपनी खूबसूरती पर टैक्स लगाए तो सरकार की कमाई बढ़ जाएगी, सरकार की खूब कमाई होगी। रामस्वरूप जोर से हंसता है। वह गोपाल प्रसाद की वाहवाही करता है, उसकी तारीफ करता है। क्या आपकी सोच है? वास्तव में आजकल खूबसूरती का सवाल भी बिगड़ता जा रहा है।
रामस्वरूप कहता है कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यानी लड़की कितनी सुंदर हो तो शादी तय हो जाएगी। लड़की कितनी सुंदर होनी चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। लड़की खूब सुंदर होनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह ही क्यों न लगाना पड़े। क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। यदि लड़की सुंदर नहीं होगी, यदि लड़की सुंदर नहीं है तो घर की औरतें शादी करने को तैयार नहीं होती हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप कहते हैं कि आप अभी लड़की को देख लीजिएगा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की की खूबसूरती की चर्चा करना भी एक तरह से शादी का रस्म ही है। यह भी एक रिवाज ही है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी आसान है। हाँ हाँ। रामस्वरूप कहता है, यह तो आपकी कृपा है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जनपत्र तो मिल ही गया होगा। गोपाल प्रसाद, लड़की उमा की जन्म कुंडली मांगते हैं। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। रामस्वरूप कहता है कि जी, लड़की की जन्म कुंडली भी मिल जाएगी। ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद कहता है कि चोरी चुपके सुनने में आया है कि आपकी लड़की बहुत अधिक पढ़ी लिखी है। क्या यह झूठ है? रामस्वरूप चौंक जाता है, वह घबरा जाता है। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में साफ साफ कहते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कौन भुगतेगा उसके नखरों को।
बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, मैट्रिक पास यानी 10वीं पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी अपने पिता की बातों का समर्थन करता है और कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद: और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप: जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती हैं और औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद: हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ऊंची तालीम में होता है उच्च शिक्षा। गोपाल प्रसाद कहता है, लोग कहते हैं जब लड़कों को बीए एमए पढ़ाया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट लो, बहुएं भी बीए पास होनी चाहिए। परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? उनमें अंतर नहीं होता। मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना, औरतों का नहीं। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर बहस करने लगीं तो गृहस्थी कैसे चलेंगी? घर कौन संभालेगा? घर का कामकाज कौन देखेगा? वे तर्क देते हैं, जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कहने का तात्पर्य है कि गोपाल प्रसाद नर नारी में अंतर बताते हुए उदाहरण देते हैं कि पंख मोर के होते हैं मोरनी के नहीं, बाल शेर के होते हैं शेरनी के नहीं। गोपाल प्रसाद मोर मोरनी शेर शेरनी का उदाहरण देकर नर और नारी में अंतर स्पष्ट किया है। तब रामस्वरूप कहता है, जी आपने बिल्कुल सही कहा, दाढ़ी तो पुरुषों की होती है, औरतों के नहीं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप की बातों का समर्थन करता है। शंकर हंसने लगता है, लेकिन गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। वह रामस्वरूप के बात को समझ जाता है। गोपाल प्रसाद फिर कहता है, कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही हैं, औरतों के लिए नहीं, और उच्च शिक्षा भी केवल पुरुषों के लिए ही है, औरतों के लिए नहीं। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप शंकर से दोबारा चाय पीने के लिए कहता है तो शंकर दोबारा चाय नहीं पीता और रामस्वरूप को धन्यवाद करता है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से भी दोबारा चाय पीने के लिए कहता है। गोपाल प्रसाद भी चाय नहीं पीते हैं। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर
टोस्ट टोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप हाँ हाँ मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से खाने पीने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि आपने चाय पिया, किंतु चाय के साथ मक्खन और टोस्ट नहीं थे। गोपाल प्रसाद कहता है, नाश्ता तो कर लिया, नाश्ता से पेट तो भरता नहीं, और वैसे भी मैं टोस्ट टोस्ट खाना पसंद नहीं करता। रामस्वरूप उमा से पान मंगवाता है। रामस्वरूप की बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर वहां आती है। बाबू गोपाल प्रसाद बहुत ध्यान से निरंतर उमा की ओर देख रहे हैं, और उनका बेटा शंकर भी। उमा के कपड़े सादे हैं, उसकी गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप सफाई में कहते हैं, पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, इसकी आंखों में एक रोग हो गया था, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है। उसकी आंखें शंकर की छेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। गोपाल प्रसाद को शक हो जाता है कि कहीं वह अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है। अधिक पढ़ने लिखने के कारण इसको चश्मा लगाना पड़ा है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहता है, कि मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पहले ही आपसे साफ साफ बता दिया था कि यह बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम पढ़ी लिखी है। वह 10वीं पास है। आप इसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता न करें। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप की बातों से सहमत हो जाता है और वह उमा को बैठने के लिए कहता है, उसको अपने पास बैठाता है। पिता रामस्वरूप उमा को तख्ते पर बाजे के पास बैठ जाने के लिए कहता है। पिता रामस्वरूप के कहने पर उमा बैठ जाती है।
पिता राम स्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। अचानक उमा की आंखें शंकर की झेंपती हुई आंखों से मिल जाती हैं। शंकर की झेंपती हुई यानी शर्माती हुई आंखों से लड़ जाती है। वह गाते गाते रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींचा है, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। पिता रामस्वरूप उमा से गाने को के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद उमा के गाने की कला की प्रशंसा करते हैं। वे उसकी तारीफ करते हैं। उमा सितार रखकर घर में जाना चाहती है। गोपाल प्रसाद उमा को रोक लेते हैं। पिता रामस्वरूप के कहने पर उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या तुमको पेंटिंग वेंटिंग आती है? रामस्वरूप कहते हैं, कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी की बनाई हुई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछा जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, घर के सारे कपड़े, यहाँ तक कि उसकी कमीजें भी उमा सीती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। वह जवाब नहीं देती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं। यह बेचारी शर्माती है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए
मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। उमा की डांट फटकार। गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, इसे भी तो कुछ बोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना चले गए। ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाता है? यानी उमा बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर को खरी खरी सुनाती है। वह लड़कियों की जांच पड़ताल के तरीके पर गहरी आपत्ति प्रकट करती है। वह कहती है, लड़कियों के देखने के नाम पर उनकी नाप तोल करना अपमानजनक है। इससे उनके दिल को ठेस पहुंचती है। वे कुर्सी मेज की तरह बेजान नहीं हैं कि उन्हें मोल भाव करके और ठोक बजाकर खरीद लिया जाए। ऐसा आदमी जो लड़कियों को भेड़ बकरी समझता है, खुद कसाई के समान होता है। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। तो फिर उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इन साहबजादे यानी लाडले बेटे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी या पाप नहीं की, नहीं आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और सम्मान का ख्याल है। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा किया है मैंने? धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। उफ़ो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी
भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। बीए पास, उफ़ो, गजब हो जाता, बहुत बुरा हुआ। झूठ का भी कुछ ठिकाना है, झूठ की कोई सीमा नहीं है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं। रामस्वरूप धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। उमा अचानक चुप हो जाती है। उमा की मां प्रेमा घबरा जाती है। उमा रो रही है। प्रेमा रोती हुई उमा को बुलाती है। उमा को आवाज लगाती है। उमा को रोते हुए सुनकर बाबू रामस्वरूप उठ खड़े होते हैं। इतने में उनका नौकर रतन मक्खन लेकर आ जाता है। सभी दर्शक नौकर रतन की ओर देखने लगते हैं। इसी के साथ पर्दा गिरता है और यही एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमजोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें, वे छल कपट या दिखावा न करें। तो बच्चों, इस एकांकी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समाज में नारी शिक्षा को स्थान दिलाना चाहिए, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही हर पिता को भी यह चाहिए कि वह अपनी बेटी की शादी के नाम पर कमजोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और ठीक से तैयार करेंगे। इस वीडियो व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए, पढ़ने, सुनने और समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।